सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में चल रहे सीवरेज निर्माण में मिट्टी धंसने से 2 मजदूर की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। 12 वर्षों बाद बिहार विश्वविद्यालय में होने जा रही सीनेट चुनाव का नामांकन हुआ शुरू और जिला स्कूल के पीछे मैदान बनेगा विरासत पार्क। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। दाऊदपुर कोठी में चल रहे सीवरेज निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर की स्थिति गंभीर बनी हुई। मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत STP और सीवरेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूर, जिनकी पहचान पश्चिम बंगाल के मालदह जिले के अफजल और श्री रामपुर के अमकल के रूप में हुई है, वहीं सद्दाम की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजदूरों को बगैर किसी सुरक्षा उपकरणों की सीवरेज के गड्ढों में उतारने से हुई मौत के बाद मोहल्ले के लोग आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार की सुबह STP के लिए खोदे गए गड्ढों में गिर जाने से 2 मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर को SKMCH में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा हंगामे की सूचना पर SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा मौके पर पहुंची और उन्होंने जख्मी मजदूर को सीवरेज से निकलवाकर SKMCH में भेजा, जहां 2 मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि 2 मजदूरों की दुखद मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना को लेकर नगर आयुक्त को जांच कर रिपोर्ट करने को कहा गया है। चैम्बर खोला, चैम्बर खोलने के बाद में टॉर्च मार के देखने के बाद मोबाइल चैम्बर के बाजू में रख दिया। एक आदमी अंदर चला गया, ठीक मारा, बस वो अंदर में रह गया। तो दोबारा दूसरा को उसमें नहीं ना डालना चाहिए, दोबारा भी डाल दिया। उसकी प्लस हल्ला नहीं कर रहा, बोल रहा कि गमछा ला, गमछा ला। तो गमछा नहीं था तो हम लोग अपना दे पर के दुपट्टा दे दिए। दुपट्टा से ना होने वाला था तो रास्ता निकाल के दिए, 2 को साड़ी दिए। उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तीसरा के गिराया, तीसरा बेहोश हो गया तो वो हिम्मत करके ऊपर निकला, फिर उसको रस्सी बांध के गिरा दिया। और जब वो बेहोश हो गया तो उसको अस्पताल भेज दिया। और वो 2 को बोल रहा है कि जिसी से फोन की निकालिए, पर ये लोग नहीं निकाल रहा था, भाग रहा था सब अपना अपना के। खत्म हो गया। जब आदमी मारने के लिए प्लांट में खड़ा है तब जाके एक आदमी मौजूद है, फंदाया, निकलवाया। एक आदमी का मृत्यु हुआ, 2 आदमी का मृत्यु हुआ, एक आदमी बेहोश है। देखिए उसमें अभी डूबा हुआ था, हमको बुलाया गया, हम आए। उसके बाद हम अंदर गए, सेफ्टी बेल्ट के साथ गए, रस्सी के साथ गए, उसको हाथ पकड़े। उसके बाद उसको बोल्डर पैर पर पड़ा हुआ था, उसको बोल्डर हटाए, डूबी मार के हटा दिए। उसके बाद उसको हम हाथ पकड़ के लेके ऊपर आए। क्या लोग था उसमें? बहुत आदमी था अंदर। क्या लोग फंसा हुआ था? 3 आदमी था, 3 आदमी था। एक आदमी बच गया, 2 आदमी मर गए। एक दुखद घटना हुई है और इसकी जानकारी नगर आयुक्त ने मुझे भी दिया है। तो इसमें हम लोग जांच भी करवाएंगे और इसको देखेंगे भी किस तरह से, किसके स्तर पर क्या लापरवाही बरती गई है। नगर आयुक्त को बोला गया है कि इसमें टीम बना करके जांच कर ले और कंपनी के पदाधिकारियों से भी नगर आयुक्त की बात हुई है। उन लोगों ने कंपनसेशन भी इसमें अनाउंस किया है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हमारी संवेदना है और इस तरह की घटना फिर से ना हो, इसके लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाना है वो स्मार्ट सिटी की टीम भी इसको सुनिश्चित कराएगी और नगर आयुक्त भी इसको इंश्योर करेंगे कि किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। और जांच में अगर किसी तरह की अगर लापरवाही आती है, हम लोग इसमें टीम बना करके जांच करवा लेंगे। अगर लापरवाही आती है तो इस पर फिर कार्रवाई। अभी जो जानकारी मिल रही है, 2 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई है अभी तक की जानकारी के अनुसार। वैसे नगर आयुक्त साहब को हमने बोला है कि डिटेल इसमें एक रिपोर्ट भी देने के लिए और उसमें एक टीम बना करके हम लोग 12 वर्षों के बाद बिहार विश्वविद्यालय में होने जा रहा सीनेट चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हुआ। बिहार यूनिवर्सिटी में 12 वर्ष बाद सीनेट का चुनाव
23 सितंबर को होगा, जिसे लेकर 28 से 30 अगस्त तक सीनेट चुनाव के लिए नामांकन होगा। 31 को स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद 2 सितंबर को सूची जारी की जाएगी। रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा को चुनाव का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। सीनेट में 15 सीटों के लिए 2055 शिक्षक वोट डालेंगे। काउंटिंग 25 सितंबर को होगी। उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2012 के बाद विवि में सीनेट का चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव 14 जिलों में होगा। चुनाव के लिए विवि के वोटरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में पीजी विभाग, दूसरे में अंगीभूत कॉलेज और तीसरे में सभी संबद्ध कॉलेजों को शामिल किया गया है। पीजी विभाग में 96 शिक्षक वोटर हैं। अंगीभूत कॉलेजों में 558 और संबद्ध कॉलेजों में 1401 शिक्षक वोटर हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा ने बताया कि नामांकन रजिस्ट्रार कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। स्क्रूटनी सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक होगी। दूर के जिलों के कॉलेजों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक वोट डाले जाएंगे और नजदीक के जिले में सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक मतदान होगा। सीनेट के बाद सिंडिकेट के साथ साथ वित्त समिति और एकेडमिक काउंसिलिंग का भी चुनाव होगा। वहीं नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सबसे पहले अक्षयवट कॉलेज के प्रोफेसर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रोफेसर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पहले से 2 बार सीनेटर रह चुके हैं। आज अपने समर्थकों के साथ हैट्रिक लगाने के लिए नामांकन भरा है। जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता होगी कि वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों को भुगतान करवाया जाए। 12 वर्षों बाद हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के पहल पे ये चुनाव होने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 28 तारीख से नॉमिनेशन पेपर मिलने और नॉमिनेशन फाइल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आज दूसरा नॉमिनेशन हम लोगों के पास आया है। ये प्रक्रिया 30 तारीख तक जारी रहेगी। बाकी वेबसाइट्स में सारे डिटेल्स, इलेक्शन से रिलेटेड सारे डिटेल दिए हुए हैं। चुनाव का डेट और सब कुछ क्लियर है और सारा डिटेल आपके वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसमें सारे मेंबर्स अपना देख सकते हैं। इलेक्टोरल रोल वहीं पे है और चुनाव की पूरी तारीख वहीं पे है। परिचय डॉक्टर अपराजिता कृष्णा, रजिस्ट्रार। हम लोग नामांकन जो किए हैं ग्रुप सी से किए हैं। ABC में विश्वविद्यालय ने बांट रखी है। एफिलिएटेड कॉलेज के लोगों के लिए ये सी ग्रुप रखा गया है, जिसमें जनरल कॉलेज 17 अनुदानित और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी को रखा गया है। हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा कि एफिलिएटेड कॉलेज को ठीक कर किया जाए। एफिलिएटेड कॉलेज की स्थिति दयनीय है। अभी तक तो 10 वर्ष से पिछला चल रहा है। अनुदान की राशि एक मुश्त हमको दिया जाए, ये चल रहा है। जो बकाया राशि है सो एफिलिएशन की समस्या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसको ठीक करना है। प्रमोशन की समस्या करना है। हम लोगों के प्रावधान में प्रमोशन करना है और प्रमोशन यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम अपने शिक्षक को प्रमोशन करावे। इतने दिनों बाद चुनाव हो रहा है, 12 साल बाद चुनाव हो रहा है। किसी ने हिम्मत नहीं की, यूनिवर्सिटी में दम नहीं था। जो यूनिवर्सिटी का पिछले हाल रहा था उस पर कुछ बोलना खूब बढ़िया अनुचित नहीं है, लेकिन व्यवसाय का केंद्र बना हुआ था। आज एक यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर आए हैं, लगता है कि एकेडमिक चाहते हैं और एकेडमिक चाहते हैं तो चुनाव भी करा रहे हैं और एकेडमिशियन की बात करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि अगर एकेडमिशियन की बात करते हैं और वो एकेडमिक बात करें तो हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं होगा एफिलिएटेड कॉलेज की। उसकी लड़ाई हमारी चलती रहेगी। इस लड़ाई को मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ, पिछले 30 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ते रहूंगा। प्रमोशन मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। एक मुश्त पेमेंट जो अनुदान की राशि सरकार में बाकी है, बकाया राशि है, उसको हमको लेना है। बाद बाकी जो अंदरूनी जो भी समस्याएं होंगी एफिलिएटेड विश्वविद्यालय स्तर पर, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। मैं यहाँ 2 बार सीनेट का मेंबर रह चुका हूँ। साहू पोखर में डूबे युवक का शव 48 घंटे बाद मिला। मृत युवक पुरानी गुदरी मोहल्ले का रहने वाला था। साहू पोखर में डूबे व्यक्ति का शव बुधवार की सुबह मिल गया। लगभग 30 घंटे के बाद डूबे व्यक्ति का शव मिला। सबसे पहले सुबह टहलने वाले स्थानीय लोगों ने पानी में उपलाता शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने पोखर में उपलाता शव निकाला
और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृत युवक की पहचान पुरानी गुदरी साहू रोड निवासी मुन्ना रजक के 30 वर्षीय पुत्र संजीव रजक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को पोखर में स्नान करने के दौरान पैर फिसल जाने से वह पोखर के गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर 2 दिनों से SDRF की टीम शव की तलाश कर रही थी, मगर शव नहीं मिल रहा था। बुधवार की सुबह अचानक शव को उपलाते स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर 2-3 माह पर कोई न कोई व्यक्ति इसमें डूबकर मर जाता है। हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि पोखर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया जाए और एक गोताखोर की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। डेड बॉडी बरामद हो गया है। मेरा नाम हवलदार अभय कुमार, SDRF टीम मुजफ्फरपुर से हम लोग यहाँ सर्च में आए थे। 2 दिन सर्च अभियान चला। आज सुबह 7:30 बजे लाश मिला और उसको विधिपूर्वक उसको निकाल करके उसको बांध दिया गया और गार्जियन को सौंप दिया गया। पहचान हो गया? हाँ, पहचान हो गया। लाश का पहचान हुआ संजीत कुमार, पिता मुन्ना रजक, और जो 100 बॉडी था उसका नाम हुआ रजक जी है, संजीत रजक। हाँ। कितना देर अभियान चला? ये अभियान चला, मिल गया, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मिल पाया है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि गोताखोर अगर रहता तो कल ही डेड बॉडी मिल सकता था, लेकिन इसमें विलम्ब हुई है। इसके लिए हम प्रशासन से आग्रहपूर्वक पुनः मांग करते हैं कि एक गोताखोर का यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बार बार यह ऐसी घटना घट रही है। और बूढ़ी गंडक नदी है हमारे बीच में और शहर के बीच में, तो वहाँ भी बराबर इस तरह की घटना घट रही है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि एक अविलंब गोताखोर का उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पे उग्र होंगे। कितना घंटा हो गया? करीब 30 घंटा हो गया। 30 घंटे के बाद लाश मिली अभी। मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन की घोषणा रेल मंत्रालय ने की। नए साल में जिले के लोगों को सौगात मिलेगी। नए साल में मुजफ्फरपुर को रेलवे की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। यहां से नई दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। यात्री 10 से 12 घंटे में मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली तक की सफर तय कर सकेंगे। सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 6 से 8 घंटे की बचत होगी। मुजफ्फरपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस पाटलिपुत्रा कोचिंग कॉम्प्लेक्स में होगा। कोचिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इसमें 200 करोड़ का खर्च आएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के लिए ट्रैक मरम्मत का कार्य भी अंतिम चरण में है। सोनीपुर DRM विवेक भूषण सूद ने बताया कि वंदे भारत की तैयारी चल रही है। फिलहाल मुख्यालय से इस संबंध में अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। रखरखाव के लिए संरचना तैयार होगी, इसके बाद ही वंदे भारत का परिचालन भी हो सकेगा। इधर अमृत भारत ट्रेन का परिचालन दरभंगा के लिए शुरू है। आनंद विहार से अयोध्या होते हुए यह ट्रेन नरकटियागंज, सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा के बीच चलाई जा रही है। हालांकि यह साप्ताहिक ट्रेन है, इसे नियमित करने को लेकर भी रेलवे बोर्ड योजना तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च महीने में PM मोदी ने बिहार को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी थी। बिहार के लिए जिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है उसमें पटना लखनऊ, पटना के अलावा पटना न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही रांची से वाराणसी के लिए भी वंदे भारत ट्रेन जाती है, जो बिहार से होकर गुजरती है। पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी कैंट स्टेशन, अयोध्या धाम होते हुए लखनऊ पहुंचती है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि हम लोगों की बातों को जो है भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मानी है, लेकिन चैम्बर के द्वारा बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है।
हम लोग लगातार यह प्रयास करते रहे हैं और रेल मंत्रालय से यह मांग करते रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर है यह उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के साथ साथ व्यवसाय का एक ये बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ से जितनी द्रुत गति की ट्रेनें होनी चाहिए थी वो अभी यहाँ नहीं है। दूसरा क्या है कि एक हम लोग बराबर ये मांग करते रहे हैं कि जब पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन बन गया और मुजफ्फरपुर से लेके पाटलिपुत्रा तक दोहरी रेलवे का जो लाइन है वो दोहरीकरण हो जा चुका है, पुल जो है वो दोहरा बन जा चुका है, उसके बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए था इतनी बड़ी लागत का वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग बराबर ये मांग करते रहे कि कुछ वैसी ट्रेनें जो मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्रा होते हुए आगे की तरफ जाए जिसमें कि समय कम लगे लोगों को, तो वो बेहतर होगा। और वंदे भारत के लिए हम लोगों ने कहा था पहले भाई मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी कहने का तात्पर्य सिल्लीगुड़ी से हो जाता है। तो पिछले दिनों में रेलवे में ऐसी घोषणा भी की है कि हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत चलाएंगे। इसके अलावा भी कुछ ट्रेनें की आवश्यकता है। जैसे एक हम लोगों ने कहा कि भाई माँ बेदेही की जन्मभूमि सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधे एक वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ की जानी चाहिए। बाबा गरीबनाथ धाम से बाबा बैजनाथ धाम के लिए एक ट्रेन देनी चाहिए वंदे भारत। मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए कोई अच्छी ट्रेन नहीं है, तो पटना से तो काफी ट्रेनें दी गई हैं, लेकिन आवश्यकता है कि मुजफ्फरपुर से भी वंदे भारत जैसी द्रुत गति की ट्रेनें। मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए मिथिला एक्सप्रेस है जिसमें स्लीपर को कम करके एसी को बढ़ा दिया गया है। क्या लगता है कि यात्रियों के लिए फायदेमंद रहेगा? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मानते कि बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद तो तब होगा कि आप जो है उस स्तर की कोई ट्रेन दीजिए जो कम समय में हावड़ा पहुंचाए। उसमें तो इतना ज्यादा समय लगता है कि दिन में 2 बजे मुजफ्फरपुर में चढ़िए और दूसरे दिन जो है सुबह में जाके 4 बजे 5 बजे हावड़ा में पहुंचिए। उसका परिणाम यह होता है कि जो पहला दिन है वो बर्बाद हो जाता है। तो खास करके व्यवसायियों के लिए वो बहुत अच्छी ट्रेन नहीं है। हम लोगों को तो ओवरनाइट ट्रेन चाहिए कि भाई रात में यहाँ से खुले और सुबह में हावड़ा पहुंचा दे। गणेश चतुर्दशी पूजा को लेकर मूर्ति कलाकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमा का अंतिम रूप देने में जुटे। अगले माह 7 सितंबर को गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। उसके बाद 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, फिर तुरंत बाद दुर्गा पूजा और दीपावली है। मूर्तिकार अभी गणपति और विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनाने में जुटे हैं। उनके अनुसार प्रतिमा निर्माण में आने वाले सभी सामग्रियों पर पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 25% से अधिक कीमत बढ़ गई है, जिसके कारण इस बार प्रतिमाएं महंगी मिलेंगी। साहू रोड के मूर्तिकार ने बताया कि पिछले साल प्रतिमा बनाने के लिए 2500 रुपये टेलर मिट्टी मिल रही थी, जबकि इस बार 4000 रुपये टेलर मिट्टी मिल रही है। धान का पुआल जो 40 रुपये बोझा आसानी से मिल रहा था, अब 160 रुपये मुश्किल से मिल रहा है। मूर्तिकार जयप्रकाश पंडित ने बताया कि सुतली की कीमत 80 रुपये किलो से बढ़कर 160 रुपये किलो हो गई है। जो बांस 110 रुपये मिलता था, आज 190 रुपये मिल रहा है। मूर्ति तैयारी करने में 4-5 दिन लग जाता है समय। मूर्ति बनाते जो है उसमें क्या क्या मुख्य रूप से डालते हैं? उसमें लगता है पुआल हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, पटुआ, सुतली, काटी, ये सब बांस, तख्ता, ये सब का प्रयोग होता है। अब पूरा मूर्ति हाथे से बनाया जाता है? हाँ, सब हाथे कलाकारी होता है। कैसा तैयारी है इस बार गणेश पूजा को लेकर? अच्छा है, बहुत गणेश पूजा का मूर्ति है, दुर्गा पूजा का मूर्ति है, सब अच्छा से तैयारी हो रहे हैं। तो दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा की मूर्ति बनाना शुरू कर दिए? हाँ, शुरू हो गया। ग्राहक का डिमांड आ रहा है? हाँ, अब आएगा, एक आध हफ्ते के बाद में अब आएगा करेगा लोग। दुर्गा पूजा और गणेश पूजा दोनों की मूर्ति तैयार है ना यहाँ पे? दोनों मूर्ति है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे
परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला स्कूल के पीछे खेल मैदान में विरासत पार्क का जल्द किया जाएगा निर्माण। पटना NIIT की टीम ने किया सर्वेक्षण। मुजफ्फरपुर शहर में एक बड़ा खेल मैदान बनने वाला है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 20 एकड़ के इस खेल मैदान में हर तरह के खेल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे बनने से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है।
मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर प्रमंडलीय मुख्यालय में सभी सुविधाओं से लैस खेल मैदान बनाने का निर्णय किया है। इसी के तहत जिला स्कूल के सी फील्ड को किलकारी परियोजना के तहत एनआईटी पटना की टीम के द्वारा पूरे प्रोजेक्ट को लेकर वीडियो प्रेजेंटेशन दिया गया। जल्द ही शहरवासियों को जिला स्कूल के मैदान में अपनी विरासत से परिचय कराते हुए सुकून के 2 पल गुजारने को मिलेगा। देखिए, शहर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 2000 की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बनना है। इसके अतिरिक्त 500 की कैपेसिटी का एक और ऑडिटोरियम हम लोग बनाने के प्रयास में हैं। तो 2000 की कैपेसिटी का जो ऑडिटोरियम बनना है उसके लिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर ज़मीन देख रहे हैं। इसके लिए खेल का एक लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि 13 से 15 एकड़ ज़मीन चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने कई जगह पर ज़मीन देखा है और चिन्हित करके प्रस्ताव विभाग को भेज रहे हैं। आज जो ये बैठक बुलाई गई है, जिला स्कूल का जो एक कैंपस का पीछे वाला पोर्शन है, लगभग उसमें 3 एकड़ की ज़मीन है जो एबेंडेंट पड़ी हुई है। किलकारी का वहाँ पे प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है और उसके पीछे 2.5 एकड़ का लैंड जो है वहाँ बहुत ग्रीनरी है। आप कभी जा करके देखिए, दिन के समय में भी आपको इतना आनंद लगेगा और बिल्कुल पेड़ पौधा और क्रीपर सब लोग सारे जो है इकोलॉजिकल जितने भी प्लांट्स और हर्ब्स ये सब होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में है। तो उनको प्रिजर्व करते हुए कैसे एक बेहतर हम लोग इकोलॉजिकल पार्क बनाएं, उसी कड़ी में आज एनआईटी पटना की टीम से हम लोगों ने प्लान बना करके प्रेजेंटेशन देने का अनुरोध किया था। तो एनआईटी पटना के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन तैयार किया है। उसमें हम लोग जो है वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ कैसे वाटर कंजर्वेशन हो, डिफरेंट थीम्स पर वहाँ पर जो है गार्डन डेवलप होगा, बच्चे वहाँ पे पेंटिंग हो, म्यूज़िक का काम हो या अदर आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो, वेटलैंड डेवलप कर रहे हैं जो आर्द्र भूमि होती है और वहाँ पे जो अलग तरह के पेड़ पौधे वहाँ डेवलप होते हैं, उनको कैसे हम लोग वहाँ ला करके बच्चों के बीच जागरूकता फैलाएं, शहर के आम लोग भी अपने परिवार के साथ जा सकें। इसके बारे में आज डिटेल विचार विमर्श हुआ है और इसको जल्दी ही हम लोग धरातल पे लाएंगे और एनआईटी का सुपरविजन रहेगा और उसके माध्यम से हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगले 1 साल में ये एक बेहतर प्रोजेक्ट जो है ये शहरवासियों को और खास करके स्कूल के बच्चों को, जब स्कूल के बच्चों का परिभ्रमण होता है तो इस तरह का एक स्पॉट अगर डेवलप होगा तो बच्चे वहाँ काफ़ी संख्या में आएंगे भी, देखेंगे भी और सीखेंगे भी। किलकारी की भी बड़ी भूमिका है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में किलकारी की पूरी टीम और जिला स्कूल की पूरी टीम बधाई के पात्र है और हम लोग इसको जल्दी ही CSR के माध्यम से इसको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। समरनाले में लोक चेतना दल के सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठे। आज समरनाले स्थित धरना स्थल पर दूसरे दिन लोक चेतना दल के द्वारा पूर्व प्रस्तावित अनशन कार्यक्रम के 10 सूत्री मांग की पूर्ति हेतु दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया, जिसमें अनशनकारी को दल के राष्ट्रीय महासचिव सकिंद्र कुमार यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अनशन स्थल पर स्वागत किया तथा विधिवत अनशन को जारी किया गया। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में अपराध चरम सीमा पार कर रही है और सुशासन बाबू लगातार घुमंतरा कर रहे हैं। अपराधी सरेआम घटना करके घूम रहा है और सुशासन बाबू की पुलिस तमाशा देख रही है। इतना ही नहीं, गढ़ा और पारू थाना के हत्याकांड को पुलिस स्वाभाविक मौत साबित करने पर तुली है, जिसमें डॉक्टर का भी अहम संलिप्तता है, जिस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 27-8 अगस्त से हम अनशन शुरू किए हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो गरहा थाना कांड संख्या 886 और पारू थाना कांड संख्या 180, ये दोनों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हर जगह हम लोग मतलब ये करके हार चुके हैं। मतलब हम लोग को कोई ये नहीं हो रहा है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है और इसलिए हम सब तरह से थक हार के अब हम यहाँ अनशन करना शुरू किए हैं कि ये जब तक के ये मांग पर गिरफ्तारी नहीं होगी अभियुक्तों के, तब तक के हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या मांग है आपका? मांग है गरहा थाना कांड संख्या 886 का अभियुक्त का गिरफ्तारी और डॉक्टर जो STM-CH में डॉक्टर जो पोस्टमार्टम किए हैं, पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट चेंज कर दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। उसके बाद ही हम लोग अनशन से यहाँ से हिलेंगे, नहीं तो नहीं हिलेंगे।
आज अनशन का कौन दिन है? आज अनशन का दूसरा दिन है। डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से मिल चुके हैं, बार बार प्रयास किए हैं, डीएम साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले, आईजी साहब से, यानी कि हर जगह मिल के एलएस कॉलेज के सभागार में बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। लंगट सिंह कॉलेज की पीजी इतिहास विभाग और इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध विचारक, राष्ट्रीयता के पथ प्रदर्शक और इतिहासकार श्री उमाकांत केशव आप्टे बाबा साहब आप्टे की जयंती पर बाबा साहब आप्टे व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने की तथा मुख्य वक्ता पूर्व पीजी इतिहास विभाग अध्यक्ष सह डीन प्रोफेसर अजीत कुमार रहे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा बाबा साहेब आप्टे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय ने अपने संबोधन में बाबा साहब आप्टे के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के प्रयासों का उल्लेख किया, जिन्होंने राष्ट्र को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप्टे भारतीय संस्कृति के महान मनीषी, आदर्शों और सांस्कृतिक विशिष्टता के जीवंत प्रतीक तथा महान विचारक और मौलिक चिंतक के रूप में सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज लंगट सिंह कॉलेज के इतिहास विभाग और इतिहास संकलन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ नॉर्थ बिहार के अजीत बाबू, उनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया छात्र छात्राओं के लिए इतिहास को सही ढंग से लेखन करने की जरूरत है। बहुत आज़ादी के आंदोलन में चाहे बहुत घटना देश का और दुर्घटना जो विश्व का है उसके बारे में नए ढंग से लिखने की जरूरत है। हकीकत बच्चे को, अगली पीढ़ी को जानना चाहिए, जिससे हम लोग अपने पुरखे को जान सकें और सही ढंग से जो आज़ादी के आंदोलन में काम किए थे और जो शहीद हुए थे उनके बारे में भी जन जन तक बात पहुंच सके। हम सब की शुभकामना है जो ये बच्चे इतिहास को साइंटिफिक ढंग से पढ़ें और सोशल मीडिया और ये मोबाइल में जो लगे रहते हैं, गलत जानकारी जो प्राप्त करते रहते हैं यूट्यूब पर, उससे बचें और सही ढंग से अपने लिखें, अपने शिक्षक से उसको सुधार कराएं और उसके बाद उसको पब्लिश करें पेपर के रूप में क्वालिटी। कार्यक्रम में आए थे, कार्यक्रम में बाबा साहब आप्टे साहब की स्मृति में यह कार्यक्रम था और बाबा साहब संघ के प्रथम प्रचारक थे और उन्होंने हमेशा सही और निष्पक्ष इतिहास लिखने पे जोर दिया था। तो उसी के लिए यह कार्यक्रम था कि हम जो भी अपना इतिहास लिखें और जो पढ़ावें वह सत्य हो और जो निष्पक्ष हो वही पढ़ावें। युवाओं के लिए क्या अपील होगी आपको? युवाओं से यही है कि वही पढ़ें जो सत्य हो और उसी पे चलें। हमारा जो देश का जो सनातन। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।